दोस्तों, हम बात कर रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री के दूसरे चैप्टर की। इस दूसरे चैप्टर का नाम है वैद्युत रसायन। इस चैप्टर के अंदर हमने इस चैप्टर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है: चालक, सेल और बैटरी। चालक के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, सेल के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं, और सेल के बारे में हमने डिस्कशन जो लास्ट क्लासेस में किया है वो क्या क्या है जरा देखिए ध्यान से। तो हमने सेल के बारे में बताया था कि सेल क्या है। तो सेल के बारे में हमने कहा कि सेल एक युक्ति है। क्या दोस्तों? सेल एक युक्ति है। कैसी युक्ति है? जो वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलती है। रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में और वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। इसको कैसे बदलती है? तो इसके लिए हमने कहा था कि कुछ टॉपिक्स पढ़ने पड़ेंगे आपको, जिससे ये समझ में आएगा कि ये कैसे बदली जा रही है। तो हमने कहा था कि 2 शब्द आपको सबसे पहले समझने हैं। इसका नाम है ऑक्सीकरण, इसका नाम है अपचयन। तो ऑक्सीकरण क्या होता है? जिसमें इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है। उसके लिए हमने LeO और GeR प्रिंसिपल पढ़ा है। और LeO का मतलब है जिस प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है उसे हम ऑक्सीकरण कहते हैं, और जिस प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन का गेन होता है उसे अपचयन कहते हैं। आवेश की संख्या अगर बढ़ रही, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो आवेश की संख्या बढ़ती है, तो इसी को हम क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण। तो जहां भी आवेश की संख्या बढ़ेगी उसे ऑक्सीकरण कहेंगे, जहां आवेश की संख्या घटेगी उसे हम अपचयन कहेंगे। इस तरीके से हम पहचान सकते हैं ऑक्सीकरण और अपचयन की प्रक्रिया को। इसके बाद हमने कहा था कि 2 शब्द और समझने हैं, एक तो इलेक्ट्रोड है और एक इलेक्ट्रोड विभव है। तो हमने कहा जब किसी धातु की छड़ को उसी के लवण में डुबोते हैं, क्योंकि अगर दूसरे लवण में डुबो देंगे तो वो उसके साथ अभिक्रिया करने लग जाए, तो उससे अभिक्रिया ना करे। तो जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण में डुबोते हैं तो जो छड़ होती है, इस छड़ को हम इलेक्ट्रोड कहते हैं, क्योंकि इसी पर ऑक्सीकरण होगा और इसी पर अपचयन होगा। ये डिपेंड आगे कंडीशंस पे करेगा कि इस पे ऑक्सीकरण होगा या अपचयन होगा। फिर हमने कहा कि इस छड़ को इलेक्ट्रोड कहते हैं, इसी इलेक्ट्रोड पे या तो ऑक्सीकरण होता है या अपचयन होता है। और जब इस छड़ को इसके अंदर डुबोते हैं तो या तो ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीकरण होगा इसका, या फिर इसका अपचयन होगा, यानी ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। तो यहाँ पर एक चार्ज डेवलप होने लग जाएगा, या तो पॉजिटिव चार्ज होने लगेगा या नेगेटिव चार्ज होने लगेगा। तो उसकी वजह से इस लवण और इसके बीच में कुछ प्रतिकर्षण होने लगेंगे। उस प्रतिकर्षण की वजह से एक विभव पैदा होगा, उस विभव का नाम है इलेक्ट्रोड विभव। अब ये इलेक्ट्रोड विभव किन किन चीजों पर निर्भर करेगा? एक तो इस छड़ की प्रकृति पर निर्भर करेगा कि ये छड़ कैसी, तो ये छड़ की प्रकृति पर निर्भर करेगा। दूसरा, इस लवण के ऊपर डिपेंड करेगा कि लवण कितना भरा हुआ है, तो लवण की सांद्रता पर निर्भर करेगा। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण है कि ताप पे भी निर्भर करेगा। यदि हम इस लवण की सांद्रता को फिक्स कर दें, 1 मोलर कर दें, यदि इस लवण की सांद्रता को हम 1 मोलर कर दें और ताप को 298 केल्विन कर दें, तो इसी विभव को, जिसको हम इलेक्ट्रोड विभव कह रहे थे, उसी विभव को हम मानक इलेक्ट्रोड विभव कहने लग जाते हैं। इट इज अ वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। मानक इलेक्ट्रोड विभव इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि ये इसी के द्वारा हम आगे होने वाली जो प्रक्रियाएं हैं, ये सेल कैसे काम कर रहा है, इसी पर निर्भर करता है। तो मानक इलेक्ट्रोड विभव की बात करेंगे कि मानक इलेक्ट्रोड विभव किसका ज्यादा है, किसका कम है। इसके लिए अब हम इसका उपयोग क्या है उसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए जरा ध्यान से कि हमारे पास बहुत सारे इलेक्ट्रोड हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रोड हमने बना रखे हैं। एक सिल्वर को सिल्वर प्लस में डुबो रखा है, जिंक को जिंक 2 प्लस में डुबो रखा है, Cu को Cu 2 प्लस में डुबो रखा है, निकेल को निकेल 2 प्लस में। ऐसे ही हमने Fe को Fe 2 प्लस के अंदर डुबोया है। अगर हम बात करें कि इस पे ऑक्सीकरण होगा या अपचयन होगा, अगर आपसे कोई पूछे कि इस तरह के इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण होगा या अपचयन होगा, तो ऐसे हम सिंगल इलेक्ट्रोड को देख के हम ये नहीं बता सकते कि उस पर ऑक्सीकरण होगा या अपचयन होगा। ये डिपेंड करेगा सामने वाले इलेक्ट्रोड पर। जब हम 2 इलेक्ट्रोडों को एक साथ जोड़ेंगे, जैसे हमने एक निकेल का इलेक्ट्रोड जो निकेल 2 प्लस सॉल्ट में डुबोया है, और एक Ag की छड़ है और उस Ag प्लस के अंदर डुबोई है, इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तब हमें ये पता चलेगा कि इसमें से किस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन होगा, किस इलेक्ट्रोड पर अपचयन होगा, यानी कि कौन इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, कौन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। अगर इस पर ऑक्सीकरण होगा तो इसको विभव को जो कहेंगे, इसके मानक इलेक्ट्रोड विभव को हम क्या कहेंगे? मानक ऑक्सीकरण विभव। अगर इस पर ऑक्सीकरण होगा तो इसके विभव को हम क्या कहेंगे? ऑक्सीकरण विभव। अगर इस पे अपचयन हुआ तो इसके विभव को हमने क्या कहेंगे? अपचयन विभव। लेकिन IUPAC ने जो अनुशंसा दी है, हम जो भी बात करेंगे यहाँ हम अपचयन विभव की बात करेंगे
ऑक्सीजन विभव की बात नहीं करेंगे। मान लो कि हमें इसके ऑक्सीजन विभव का मतलब पता है, जैसे ई नॉट, ये विभव को प्रदर्शित करेगा ई नॉट, और निकिल से निकिल 2+, यानी कि आवेश बढ़ रहा है, इसका मतलब ऑक्सीजन विभव की बात कर रहा है। Ni से Ni2+ की बात कर रहा है, इसका मतलब ऑक्सीजन विभव की बात कर रहा है, इसका ये अगर x है। और हमने कहा क्योंकि हम IUPAC ने अनुशंसा दी है कि हम केवल अपक्षय विभव की बात करेंगे, और उसी अपक्षय विभव को हम इलेक्ट्रोड विभव या मानक इलेक्ट्रोड विभव कहेंगे। आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि जब भी यहाँ पे ऑक्सीजन या अपक्षय होगा, तो ऑक्सीजन होगा तो उसके ऑक्सीजन विभव की बात करेंगे, अपक्षय होगा तो उसके अपक्षय विभव की बात करेंगे। लेकिन IUPAC ने जो अनुशंसा दी है, जो हम काम करेंगे आगे, अब हम जो इलेक्ट्रोड विभव की बात करेंगे, वो इलेक्ट्रोड विभव हमेशा अपक्षय विभव होगा। उसी के रेस्पेक्ट में हम सब बातें करेंगे। हमने कहा कि अगर कहीं पे ऑक्सीजन विभव हमें पता है, तो अगर इसका अपक्षय विभव हमें ज्ञात करना हो, अगर हमें पता है कि Ni से Ni2+ का ऑक्सीजन विभव x है, तो Ni2+ से Ni का जो अपक्षय विभव होगा वो माइनस के x हो जाएगा। इसका मतलब अगर हमें ऑक्सीजन विभव पता हो चाहे अपक्षय विभव पता हो, हम उसका उल्टा कर देंगे तो हमें उसके क्या पता चल जाएंगे, अपक्षय विभव पता चल जाएंगे। इस तरीके से हमने ऑक्सीजन विभव और अपक्षय विभव के बारे में जाना है कि क्या ऑक्सीजन विभव है और क्या अपक्षय विभव है। ऑक्सीकरण की विभव वजह से जो विभव पैदा होगा उसे ऑक्सीजन विभव कहेंगे, और अपचयन की विभव वजह से जो विभव पैदा होगा उसे अपचयन विभव कहेंगे। आपको ये समझ में आ रहा होगा। और मैंने कहा है कि जितनी भी हम जो बात करेंगे इस चैप्टर के अंदर, वो सभी हम अपचयन विभव की बात करेंगे। तो अपचयन विभव के बारे में बात करते हैं कि अपचयन विभव से इलेक्ट्रोड विभव को लेके अपने माइंड में आपको हमेशा ध्यान रखना है, अपचयन विभव की बात कर रहे हैं, अपचयन विभव को ही लेके बात करेंगे जो भी। तो अब अपचयन विभव को लेके अब हमें पता है कि जो मानक इलेक्ट्रोड विभव, किसकी बात कर रहे हैं हम, जो मानक इलेक्ट्रोड विभव आप जो पढ़ के आए हैं अभी, तो जो मानक इलेक्ट्रोड विभव है वो केवल धातु की प्रकृति पर निर्भर करता है। वो केवल किस पे निर्भर करता है, धातु की प्रकृति पे। यानी कि धातु बदल देंगे तो मानक इलेक्ट्रोड विभव बदल जाएगा। यह आपको समझ में आ रहा होगा कि मानक इलेक्ट्रोड विभव केवल धातु की प्रकृति पर निर्भर करता है, क्योंकि इसमें लवण की सांद्रता को फिक्स कर रखा है। लवण की सांद्रता को कितना कर रखा है, यहाँ पे लवण की सांद्रता 1 मोलर कर रखी है, और ताप 298 केल्विन कर रखा है। इसका मतलब हम ये कह रहे हैं कि मानक इलेक्ट्रोड विभव केवल धातु की प्रकृति पर निर्भर करता है। यानी कि हम जिंक, कॉपर, Fe, मतलब जो भी धातु हो उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव की बात कर सकते हैं, और एक सीरीज बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, सीरीज बना सकते हैं, एक श्रेणी बना सकते हैं, एक श्रेणी बना सकते हैं जो क्या होगी, जो मानक इलेक्ट्रोड विभव की होगी। यानी कि हम ये बता सकते हैं, और ये मानक इलेक्ट्रोड विभव अब जो हम बात करेंगे वो केवल अपचयन विभव की बात करेंगे कि अपचयन विभव इसका ज्यादा है या कम है। तो हमने कहा कि अब जैसे लिथियम, तो लिथियम का अपचयन विभव सबसे कम है, लिथियम का अपचयन विभव सबसे कम है, लिथियम का अपचयन विभव सबसे कम है। ऐसे ही हम इस सीरीज में देखेंगे तो सबसे ज्यादा अपचयन विभव किसका होगा, तो उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो अब इस सीरीज बनाते हैं, किसकी सीरीज है, मानक इलेक्ट्रोड विभव। तो मानक इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते हुए क्रम में रखने पर, धातुओं को मानक इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते हुए क्रम में रखने पर एक श्रेणी प्राप्त होती है। हमने कहा कि श्रेणी हम किस चीज की बना रहे हैं, धातुओं की बना रहे हैं, क्योंकि धातुओं के मानक इलेक्ट्रोड विभव बता सकते हैं हम अलग अलग, क्योंकि उसकी सांद्रता और हमने ताप फिक्स कर दिया है। तो हमने कहा कि धातुओं को मानक इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते हुए क्रम में रखें, या घटते हुए क्रम में भी रख सकते हैं। तो बढ़ते हुए क्रम में रखें या घटते हुए क्रम में रखें तो एक श्रेणी बनती है। उसी श्रेणी को हम वैद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों इस श्रेणी को, वैद्युत रासायनिक श्रेणी, वैद्युत रासायनिक श्रेणी। क्या कहते हैं दोस्तों इस श्रेणी को, वैद्युत रासायनिक श्रेणी। तो देखिए जरा कि वैद्युत रासायनिक श्रेणी की बात करें तो क्या है वैद्युत रासायनिक श्रेणी। देखिए जरा, LI लाइक बा सरकाना Mg, क्या है लाइन, लाइक बा सरकाना Mg। ऐसे लाइन याद रखेंगे, लाइक बा सरकाना Mg, लाइक बा सरकाना Mg। याद हुई ये लाइन, लाइक बा सरकाना Mg। पहला लाइन ऐसे याद करेंगे। दूसरी लाइन याद करेंगे, अलमन जनकर फिसड्डिकोनी, अलमन जनकर फिसड्डिकोनी। कैसे याद करेंगे दूसरी लाइन, अलमन जनकर फिसड्डिकोनी। पहली लाइन
लाइक बा सरकाना Mg, लाइक बा सरकाना Mg। दूसरी लाइन अलमन जनकर फिसट डिकोनी। पहली लाइन लाइक बा सरकाना Mg अलमन जनकर फिसट डिकोनी SnPbH2। तीसरी लाइन SnPbH2। देखिए जरा, लाइक बा सरकाना Mg अलमन जनकर फिसट डिकोनी। पहली लाइन लाइक बा सरकाना Mg, लाइक बा सरकाना Mg, लाइक बा सरकाना Mg अलमन जनकर फिसट डिकोनी SnPbH2। और चौथा है चापा, याद रखेंगे CHAPA। इसमें याद रखेंगे CUHGAGPTAU। तो पहले और लास्ट में U और U लगाना है, फिर GG लगानी है और फिर T लगानी है। तो चापा याद रखेंगे। देखिए एक बार मानक इलेक्ट्रोड ध्रुव के बढ़ते हुए क्रम में रखेंगे तो कैसे याद रखेंगे सीरीज को, लाइक बा सरकाना Mg, लाइक बा सरकाना Mg, लाइक बा सरकाना Mg। फिर करेंगे अलमन जनकर फिसट डिकोनी, अलमन जनकर फिसट डिकोनी, अलमन जनकर फिसट डिकोनी। फिर करेंगे SnPbH2, फिर करेंगे SnPbH2, फिर करेंगे चापा CHAPA, चापा। इसमें सबसे पहले और लास्ट में U लगाएंगे, फिर लगाएंगे GG और फिर लगाएंगे T। इस तरीके से आपकी ये कंप्लीट वैद्युत रासायनिक श्रेणी हो जाती है। तो वैद्युत रासायनिक श्रेणी को कैसे याद करें, तो हमने कहा इसको 4 लाइन में डिवाइड किया। लाइक बा सरकाना Mg, पहली लाइन लाइक बा सरकाना Mg, याद हो गई, लाइक बा सरकाना Mg। दूसरी लाइन अलमन जनकर फिसट डिकोनी, अलमन जनकर फिसट डिकोनी, अलमन जनकर फिसट डिकोनी। अगली लाइन SnPbH2, बहुत आसानी से याद हो जाएगी SnPbH2, SnPbH2। लास्ट की है चापा। देखिए आपको बहुत सारी ट्रिक्स मिलेगी, कोई अलग अलग तरह की ट्रिक बनाएगा, तरह तरह की ट्रिक्स बनाएंगे, वो ट्रिक्स याद रह जाती है लेकिन एलिमेंट्स याद नहीं रहते हैं। हमारी ट्रिक्स में हम जो लाइन आपको याद करवा रहे हैं वो डायरेक्ट याद करवा रहे हैं, आपको शब्द याद रहेंगे, उसको एलिमेंट याद रहेंगे। उन ट्रिकों का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो ट्रिक केवल वो ट्रिक याद रह जाती है, एलिमेंट याद नहीं रह जाते। जैसे कुछ लोग कहते हैं लिखे 12 सरदार, कन्या मांग लो मनोरंजन, ऐसे याद कर सकते हैं आप, उसको ट्रिक आपके मन में रह जाएगी लेकिन आपको एलिमेंट याद नहीं रहेंगे। और हमारा उद्देश्य आपको ट्रिक याद करवाना नहीं है, एलिमेंट याद करने हैं। ये एलिमेंट जिस क्रम में है उसी क्रम में याद करने हैं, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। हमने कहा कि ये क्या है, मानक इलेक्ट्रोड विभव की बढ़ते हुए क्रम की सीरीज है। तो हमने कहा सबसे कम मानक इलेक्ट्रोड विभव किसका है, Li का है, और सबसे ज्यादा मानक इलेक्ट्रोड विभव किसका है, Au का है। तो सबसे कम मानक इलेक्ट्रोड विभव Li का है और सबसे ज्यादा मानक इलेक्ट्रोड विभव Au का है। तो कम इलेक्ट्रोड विभव की वजह से क्या होगा और ज्यादा इलेक्ट्रोड विभव की वजह से क्या होगा। देखिए जरा, जैसे हम आपसे बात कर रहे थे कि जैसे ये छड़ है कोई, ये कोई इलेक्ट्रोड है, अब ये दोनों इलेक्ट्रोड है, अब हमने जोड़ दी, तो किस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण होगा और किस इलेक्ट्रोड पर अपचयन होगा, तो ये इस बात पे निर्भर करेगा कि किसका अपचयन विभव ज्यादा है, यानी किसका इलेक्ट्रोड विभव ज्यादा है। जैसे अगर हम बात करें कि Au का इलेक्ट्रोड विभव, Au का अपचयन विभव सबसे ज्यादा होता है, Au का अपचयन विभव क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। तो देखिए जरा, अगर आपके सामने एक जिंक का इलेक्ट्रोड है और उसको जिंक 2+ के लवर में डोया है, एक दूसरा इलेक्ट्रोड है जो Cu का इलेक्ट्रोड है और Cu2+ के लवर में डोया है। अगर इन दोनों को हम तार के द्वारा जोड़ देंगे, तो जब इस दोनों को तार से जोड़ेंगे हम, तो इन दोनों में देखेंगे कि किसका अपचयन विभव ज्यादा है, यानी किसका इलेक्ट्रोड विभव ज्यादा है और किसका कम है। तो देखिए जरा, आपको ध्यान से देखें तो ये यहाँ पे Cu है और यहाँ पे Zn, तो Zn का अपचयन विभव कम है, Cu का अपचयन विभव ज्यादा है। इसका क्या मतलब है कि इसका अपचयन विभव क्या है, ज्यादा है, इसका अपचयन विभव ज्यादा है और इसका अपचयन विभव कम है। तो हम आसानी से अब देख के ये बता सकते हैं कि कहाँ पर ऑक्सीकरण होगा और कहाँ पे अपचयन होगा। तो इसका अगर अपचयन विभव ज्यादा है तो इस प्रक्रिया में यहाँ पे क्या होगा, अपचयन होगा। जिसका अपचयन विभव ज्यादा होगा उसी का अपचयन होगा। अगर इसका अपचयन विभव कम है तो यहाँ पर क्या होने लगेगा, ऑक्सीकरण होने लगेगा। तो अगर आप इस तरह के दो चीजें, कंटेनर आपको 2 इलेक्ट्रोड जोड़ रखे हैं, तो उसमें ऑक्सीकरण और अपचयन आसानी से पहचान सकते हैं कि कहाँ पर ऑक्सीकरण होगा, कहाँ पर अपचयन होगा। बस आपको क्या याद होनी चाहिए, ये वैद्युत रासायनिक श्रेणी याद होनी चाहिए
और वैद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है? लाइक व सरकाना Mg, अलमन जनकर फिसड कोनी SnPbH2 और चापा। इस तरीके से आपको ये सीरीज अगर याद है तो आपको अपचयन विभव पता चल गया किसका ज्यादा है। इसका मतलब यहाँ पर अपचयन होने वाला है, यहाँ पर ऑक्सीकरण होने वाला है। और आप ध्यान से देखें तो आपको अगर एनोड और कैथोड की बात करें, अगर हम एनोड और कैथोड की बात करें तो एनोड और कैथोड का प्लस और माइनस से कोई लेना देना नहीं होता है। प्लस और माइनस देख के एनोड कैथोड नहीं बताए जाते हैं, एनोड और कैथोड बताए जाते हैं अपचयन और ऑक्सीकरण से। ध्यान रखिए दोस्तों, हमने क्या कहा? एनोड और कैथोड किससे बताए जाते हैं? अपचयन और ऑक्सीकरण से। हमने कहा जिस सिरे पर अपचयन होगा है उस सिरे को कैथोड कहते हैं, जिस सिरे पर अपचयन होता है उस सिरे को कैथोड कहते हैं, और जिस सिरे पर ऑक्सीकरण होता है उसे एनोड कहते हैं। तो देखो जरा, अपचयन कहाँ पे हो रहा है? इस पे हो रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे? कैथोड कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? कैथोड कहेंगे। इस सिरे पे क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण, तो इसे हम एनोड कहते हैं, एनोड कहते हैं। अब देखिए जरा, आपने फिजिक्स में इस तरह का साइन पढ़ा होगा, बैटरी का साइन। ये बैटरी का साइन होता है। अब ये बड़े डंडे का मतलब क्या होता है? इसका विभव ज्यादा है। इस छोटे डंडे का मतलब क्या होता है? इसका विभव कम है। तो बड़े डंडे पे विभव ज्यादा होता है उस पर प्लस लिखते हैं, जिसका विभव कम होता है उस पर माइनस लिखते हैं। हमने आपको पहले ही बताया होगा कि प्लस का मतलब जहाँ विभव बढ़ रहा है, माइनस का मतलब जहाँ विभव घट रहा है। तो जिस जगह पे विभव बढ़ रहा है उस पर प्लस, जिस जगह पे विभव कम है उस पर माइनस। तो इस तरह से किस पे प्लस आएगा, किस पे माइनस आएगा? तो किसका विभव ज्यादा है? इसका विभव ज्यादा है, इसका मतलब इस पर प्लस आएगा। और किसका विभव कम है? इसका कम है, तो इस पर क्या आएगा? माइनस आएगा। आपको ये समझ में आ रहा होगा कि कैसे हम प्लस और माइनस लगाते हैं। देखिए जरा, आपके सामने अगर दो कंटेनर कोई भी हो, कोई भी हो, जैसे निकिल और निकिल के लबड़ में इसको डुबोया और इसको जिंक के लबड़ में डुबोया, तो आप सबसे पहले चेक करेंगे कि किसका अपचयन विभव ज्यादा है, किसका अपचयन विभव ज्यादा है। तो देखिए जरा, अपचयन विभव देखिए निकिल और जिंक में। तो निकिल देखिए कहाँ पर है? निकिल यहाँ पर है और जिंक यहाँ पर है, यानी किसका अपचयन विभव ज्यादा है? निकिल का अपचयन विभव ज्यादा है। तो अगर निकिल का अपचयन विभव ज्यादा है, तो अगर निकिल का अपचयन विभव ज्यादा है तो यहाँ पर क्या होगा? अपचयन, और यहाँ पे क्या होगा? ऑक्सीकरण। यहाँ पे क्या होगा? ऑक्सीकरण। और जहाँ पे भी अपचयन होता है, जहाँ पे भी अपचयन होता है उसे कैथोड कहते हैं। जहाँ पे भी अपचयन होता है उसे कैथोड कहते हैं, और जहाँ पे ऑक्सीकरण होता है उसे एनोड कहते हैं। जहाँ पे अपचयन होता है उसे कैथोड कहते हैं, जहाँ पर ऑक्सीकरण होता है उसे एनोड कहते हैं। हमने कहा जिसका विभव ज्यादा है, किसका विभव ज्यादा है? इसका, तो इस पर प्लस लगाया है। इस पर विभव कम है तो इस पर क्या लगेगा? माइनस लगेगा। अब इन दोनों को हमने तार से जोड़ दिया। अब आपसे पूछे कोई कि तार में इलेक्ट्रॉन की दिशा होगी क्या होगी, और करंट की दिशा होगी क्या होगी? तो इलेक्ट्रॉन की दिशा अगर आपसे पूछता है कोई, तो इलेक्ट्रॉन की दिशा और करंट की दिशा तो कैसे बताएंगे जरा? तो इलेक्ट्रॉन की दिशा और करंट की दिशा कैसे बताएंगे? तो देखो, ऑक्सीकरण के बारे में हमने कहा था कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन कहलाता है। ये हमने स्टार्टिंग में याद करवाया है कि LEO का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और अपचयन का मतलब क्या है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। अब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है? अपचयन। तो इलेक्ट्रॉन की दिशा ये हो गई, ये इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन की दिशा ये। अब इलेक्ट्रॉन की दिशा किधर से किधर है? Zn से निकिल की ओर। इलेक्ट्रॉन की दिशा किधर है? Zn से निकिल की ओर। तो करंट की दिशा क्या होगी? निकिल से Zn की ओर। अब जरा इसमें करंट की दिशा की बात करें तो ये करंट की दिशा हो जाएगी, लेकिन क्या इसमें करंट फ्लो होगा? लेकिन ये सर्किट अभी कंप्लीट नहीं होता है, इसलिए ये सर्किट अगर कंप्लीट नहीं है तो इस सर्किट को कंप्लीट करेंगे हम। इसके बाद सर्किट को कंप्लीट करने के बाद इसमें करंट चलता रहेगा। लेकिन अभी आपको ये समझ में आया होगा कि एनोड क्या होता है, कैथोड क्या होता है, ऑक्सीकरण किसको कहेंगे, अपचयन किसको कहेंगे। तो हमने एक वैद्युत रासायनिक श्रेणी आपको याद करवाई है, जिसका अपचयन विभव ज्यादा उसका अपचयन होगा, जिसका अपचयन विभव कम उसका ऑक्सीकरण होगा। अगर इसका ऑक्सीकरण होगा तो इस पर एनोड कहेंगे। तो देखिए, दो बातें आपको हमने समझाई हैं। क्या क्या समझाई हैं हमने आपको? दो बातें, कि सबसे पहले तो एनोड और कैथोड क्या होते हैं। तो एनोड और कैथोड का प्लस माइनस से कोई लेना देना नहीं है। एनोड और कैथोड का प्लस माइनस से लेना देना नहीं है, प्लस माइनस का लेना देना ज्यादा विभव और कम विभव से है। जिस पर विभव ज्यादा होगा उसको प्लस कहेंगे,
जिस पर विभव कम होगा उस पर माइनस कहेंगे। तो हमने कहा कि जिस जगह पे कैथोड किसको कहते हैं, जिस जगह पे अपचयन होता है उसे कैथोड कहते हैं, जिस जगह पे ऑक्सीकरण होता है उसे एनोड कहते हैं। तो कैथोड एनोड पता चल गया आपको। कैथोड वो है जिस पर अपचयन हो रहा हो और ऑक्सीकरण को किस पे हो रहा होगा, एनोड पर। तो अब हम देखो कि कैसे पता करेंगे कि किस पर अपचयन होगा किस पर ऑक्सीकरण होगा। तो बहुत सिंपल है, आपको वैद्युत रासायनिक सीडी याद होनी चाहिए। लाइक बार सरकाना एमजी अलमन जनकर प्रसर डिकोनी SnPbH2 और चापा। अगर वो आपको याद है तो आप उसमें से अपचयन विभव आसानी से बता सकते हैं कि किसका अपचयन विभव ज्यादा है। तो जिसका अपचयन विभव ज्यादा उस पर अपचयन और जिसका अपचयन विभव कम उस पर ऑक्सीकरण। और ऑक्सीकरण की बात करें तो ऑक्सीकरण के बारे में हम कहते हैं कि जहां इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहा है और ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन की दिशा हो गई और इसके विपरीत करंट की दिशा हो जाएगी। अब आपको हमने ये जो वैद्युत रासायनिक सेल आप पढ़े हैं, गैल्वेनी सेल या वोल्टी सेल, अगर आपने कभी पढ़ा है तो उसका हमने ज्यादातर काम कंप्लीट कर लिया है। हमें उसमें सब कुछ पता चल गया है, कैथोड क्या है, एनोड क्या है, अपचयन किस पे होगा, ऑक्सीडेशन किस पे होगा, प्लस किसको कहेंगे, माइनस किसको कहेंगे, ये सब बातें हमने कंप्लीट कर दी हैं इसकी। बस एक काम है, इस सर्किट को कंप्लीट करना है। ये सर्किट अभी अधूरा है, तो इस सर्किट को कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। आज के लिए इतना काफी है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं इस सर्किट के कंप्लीट की बात लेके। तो आज के लिए इतना काफी है, थैंक यू।